सूरज की पहली किरण के साथ आइए एक नए दिन की शुरुआत करें। जीवन के हर क्षण को आनंद और सकारात्मकता से भरें। कठिनाइयों को पीछे छोड़ सुप्रभातम कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे एक सुभाषित, जानेंगे आज का पंचांग, भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित होगा विशेष वृत्त, योग और आधुनिक चिकित्सा पद्धति की करेंगे बात और करेंगे साथ मिलकर संस्कृत भाषा का अभ्यास। तो आइए सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, भरणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य अपने आप में विशिष्ट है, परम आवश्यक है, सर्वोपरि है। सत्य की महत्ता को बताने वाले अनेक सुभाषित संस्कृत वाङ्मय में मिलते हैं। आइए देखते हैं उन्हीं में से एक सुभाषित और जान लेते हैं इसके भाव को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः, सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्। सत्य ही संसार में ईश्वर है। धर्म भी सत्य पर ही आश्रित है। सत्य ही समस्त भव विभव का मूल है। वस्तुतः सत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। Only truth is manifestation of God in this world. Religion too is based only on truth. Truth is at the core of the entire universe. Nothing is above truth. भारतीय ज्ञान परंपरा का सार है प्रसार किया, समूचे विश्व को सनातन का संदेश बताया। भारतीय संस्कृति से प्रभावित देशों में भारत के पड़ोसी देश भूटान का विशेष महत्व है, जहां प्राचीन भारत से गई बौद्ध संस्कृति अनेक वर्षों से वहां के लोग भी प्रगाढ़ बना रही है। देखिए यह रिपोर्ट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। संसार में प्राणी मात्र के सुख की कामना करने वाली भारतीय संस्कृति ने प्राचीन काल से ही अपनी अद्भुत उदात्त विचारधारा से प्रायः पूरे विश्व को आकर्षित किया है। कभी संत महात्माओं तो कभी विचारकों, कभी शास्त्रों तो कभी अध्यात्म गुरुओं के माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति ने अनेक देशों की यात्रा की और समाज को एकता का, सर्वधर्म समभाव का, अध्यात्म का, शांति का और अहिंसा आदि सर्वमान्य गुणों का संदेश दिया, जिससे पूरा विश्व आज भी भारत को सम्मान की दृष्टि से देखता है। भारत की संस्कृति से प्रभावित देशों के क्रम में आज हम बात करेंगे भूटान देश की। भूटान में सम्मानित भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित सनातन संस्कृति की, यानी विशेष रूप से बौद्ध परंपरा की। भूटान एक छोटा और हिमालय से घिरा देश है, जिसकी सीमाएं दक्षिण में भारत और उत्तर पश्चिम में तिब्बती क्षेत्र से लगती हैं।
हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ गहराई से जुड़े भूटान ने सदा ही अपनी विशिष्ट समृद्धि, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत पर गर्व किया है। भूटान में बौद्ध परंपरा का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना जाता है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक प्राचीन भारत के बौद्ध शिक्षक गुरु पद्म संभव सहित कई प्रबुद्ध धार्मिक विद्वानों ने भूटान में बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों की जीवन शैली के साथ ही वहां के धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक गतिविधियों के विकास पर भी गहरा प्रभाव डाला। गुरु पद्म संभव को तिब्बती भाषा में गुरु रिनपोछे भी कहा जाता है। गुरु रिनपोछे का अर्थ है अनमोल गुरु। किसी भी देश की समृद्धि अन्य कारकों के साथ उस देश की संस्कृति पर निर्भर होती है और भूटान के उत्कर्ष में वहाँ की बौद्ध संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव है। बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण भूटान का भारत के साथ गहरा सांस्कृतिक धार्मिक संबंध है, जिसका प्रभाव भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तीर्थ यात्रा, छात्र प्रवास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण आदि के लिए भूटान से बड़ी संख्या में न केवल श्रद्धालु भारत के पवित्र बौद्ध स्थलों की यात्रा करते हैं, बल्कि वहाँ के प्रमुख नेता भी भारत की यात्रा करते रहते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच आज भी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक क्षेत्र के साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भी आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। आधुनिक विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान सैकड़ों वर्ष पहले बुद्ध के उपदेशों में हमें प्राप्त न हुआ। भारत में बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल हैं बोध गया, राजगीर, नालंदा और सिक्किम। भारत और भूटान दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक गहरा बनाने के लिए भूटान के सहयोग से बिहार के राजगीर में कुछ समय पूर्व ही रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, जिसका औपचारिक उद्घाटन भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे ने किया। इस अवसर पर भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, बिहार के शिक्षा मंत्री और भारत भूटान के अनेक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। राजगीर में भगवान बुद्ध ने न केवल कई वर्षों की साधना की थी, बल्कि अपने शिष्यों को कई महत्वपूर्ण उपदेश भी दिए थे। बुद्ध के उपदेशों को यहीं लिपिबद्ध किया गया था और पहली बौद्ध संगीति भी यही हुई थी। बोध गया के बाद बिहार में स्थापित ये दूसरा भूटानी बौद्ध मंदिर भारत भूटान मैत्री का प्रतीक माना जा रहा है। लगभग 70 फीट ऊंचे इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 10 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही बौद्ध धर्म के प्रमुख संस्थापकों की प्रतिमाओं के साथ ही इस मंदिर के चारों कोनों पर भगवान बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायी 4 संरक्षक राजाओं की प्रतिमाएं दोनों देशों के संबंधों को और अधिक गहरा बनाएंगी और पूरे विश्व में सनातन संस्कृति के प्रभाव को और अधिक बढ़ाएंगी। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद कार्यक्रम में अब क्रम स्वास्थ्य प्रभाग का। यह स्वाभाविकतया ज्ञात ही है कि इस मौसम में संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। पेट से जुड़ा संक्रमण इस समय अधिक प्रभावित करता है। विशेष रूप से बच्चों में दस्त होने की अधिक संभावना बनी रहती है। आइए जान लेते हैं कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए और कौन सी सावधानियां रखकर बच्चे को इस समस्या से बचाया जा सकता है। डायरिया यानी दस्त एक आम समस्या है। डायरिया किसी भी उम्र के बच्चे को हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों और शिशुओं में ये समस्या कई बार देखी जाती है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। डायरिया सामान्य तौर पर बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया कुपोषण का प्रमुख कारण माना जाता है। सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों में दस्त या डायरिया, पीलिया,
या जॉन्डिस, फूड पॉइजनिंग या अगेन दस्त ही होते हैं, उसमें दस्त और उल्टी, ये बहुत कॉमन है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन, जिसको ज़्यादा डायरिया की वजह से या ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से बच्चों को पानी की कमी हो सकती है। बच्चों में दस्त होने पर उसका सही प्रबंधन होना चाहिए। दस्त होने पर बच्चे को जीवन रक्षक घोल ORS पिलाते रहना चाहिए। हर दस्त के बाद ORS देना आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में तरल देने चाहिए। नींबू पानी में नमक और चीनी मिलाकर पिलाया जा सकता है। लस्सी, छाछ या नारियल पानी भी दिया जा सकता है। बच्चों में पानी की कमी होने पे आमतौर पे सबसे पहले जो चीज होती है वो चिड़चिड़ापन और बहुत प्यास लगना होता है। तो बच्चा चिड़चिड़ा होगा, रोएगा ज्यादा और बार बार पानी मांगेगा। अगर इससे ज्यादा पानी की कमी हो गई तो बच्चा सुस्त हो सकता है, जो कि इनफैक्ट और ज्यादा गंभीर समस्या है। उसके अलावा मदर जो ध्यान दे सकती हैं कि बच्चा कितनी बार पेशाब करने के लिए जा रहा है। पेशाब की मात्रा अगर कम हो जाती है या पेशाब बहुत थिक गाढ़ा हो रहा होता है या बहुत डार्क कलर का हो रहा होता है तो ये गंभीर बात है। उसके अलावा अगर दस्त हो रही है उस दौरान हमको ये देखना होता है कि स्टूल वॉल्यूम या दस्त में नुकसान कितना हो रहा है और भरपाई भी पानी की उसी मात्रा में करनी होती है। भरपाई के लिए जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो ORS होता है या जीवन रक्षक घोल भी जिसे हम जानते हैं। तो ORS जनरली अगर बच्चे को दस्त जब से शुरू हुई है तब से अगर मदर उसका रिप्लेसमेंट शुरू कर देते हैं तो बच्चे को डिहाइड्रेशन होने नहीं पाती। बच्चे में दस्त होने पर गंभीर लक्षणों को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि कुछ मामलों में दस्त और इसकी वजह से निर्जलीकरण के कारण इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दस्त का यदि सही प्रबंधन न किया जाए तो ये निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। इसका इलाज न होने पर बच्चे के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। जब दस्त हो रही होती है उस दौरान हमें क्या चाहिए? ज्यादा पानी, ज्यादा ORS, फ्रीक्वेंट फीडिंग। अगर छोटा बच्चा है तो उसको बार बार खाने के लिए भी देना है, क्योंकि उसको सोल्यूट्स और पानी दोनों का नुकसान हो रहा है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। दस्त कितना हो रहा है, जितनी बार बच्चे को हो रहा है उस हिसाब से आपको डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में आपको ORS सप्लीमेंट करना है। तो बाहर के खाने से बचाव करें। तो जितनी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो आप कम कर सकते हैं। घर में बना हुआ खाना हो, फ्रेशली कुक्ड हो, तुरंत बना हुआ खाना तुरंत कंज्यूम कर लिया जाए। रखा हुआ खाना आमतौर पे अगर रूम टेम्परेचर पे बहुत देर रखा रह गया तो वो खराब हो सकता है। यदि बच्चे को बार बार डायरिया या दस्त हो रहे हैं तो ये बच्चे में कुपोषण का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से बच्चे का शारीरिक विकास और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए आवश्यक है कि डायरिया से बचाव किया जाए। स्वच्छता का पालन करना और सावधानी बनाए रखना ऐसे प्रभावशाली विकल्प हैं जिससे डायरिया से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और कार्यक्रम में बात योग की, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए DD न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। विराम के अनंतर पुनः
बनता है यह तो ज्ञात ही है। इसी क्रम में शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा के निग्रहण के विषय में जानेंगे आज के योग प्रभाग में। आज हम जानेंगे शरीर की गर्मी यानी बॉडी हीट को दूर करने के लिए प्रभावकारी 2 प्राणायाम, जिनमें से पहला है चंद्रभेदन। नाम से समझ सकते हैं, चंद्रभेदन मतलब जो प्राणायाम हमारे शरीर की चंद्र नाड़ी का भेदन करे, यानी हमारे शरीर की चंद्र ऊर्जा, शीतलता प्रदान करने वाली ऊर्जा को प्रबल करे, जिससे हमारा स्नायु तंत्र और हमारा मन दोनों शांत होता है और शीतलता को प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं इसको करने का तरीका। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम से बैठ जाएं। अपने दाहिने हाथ की प्रथम 2 उंगलियों को मोड़िए और ये मुद्रा कहलाती है प्रणव मुद्रा। इसको आप अपने नाक के पास लाएंगे। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को आपको बंद करना है और आराम से सहज रूप से आपको बाईं नासिका से श्वास लेना है। अब दोनों नाक बंद करेंगे और फिर दाहिनी नासिका को ओपन करते हुए आप श्वास छोड़ेंगे सहज रूप से। फिर से आप दाईं नासिका बंद करेंगे और फिर से बाईं नासिका से श्वास लेंगे और अब दाहिनी नासिका से आप श्वास छोड़ेंगे। इस तरह से आप इसको 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं। चंद्रभेदन का नियमित अभ्यास आपके शरीर की गर्मी को दूर करने में बहुत सहायक होता है। अब हम जानते हैं आज के हमारे दूसरे अभ्यास के बारे में, जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपको अपने होठों को गोलाकार स्थिति में आगे की ओर खींचना है, एक चोंच बनानी है और उसके बीच से जीभ भी निकालनी है। और ध्यान रहे, हम प्रयास करें कि हमारी जीभ भी रोल हो सके। तो उसका अभ्यास कुछ इस तरह से होगा। जीभ को इस प्रकार रखते हुए आप मुंह से श्वास लेंगे। ध्यान रहे, शीतली प्राणायाम में हम मुंह से श्वास लेते हैं और नाक से श्वास छोड़ते हैं। तो फिर जीभ को रोल करते हुए मुंह से आप जीभ के माध्यम से श्वास अंदर लेंगे और फिर एक्सेल करने के लिए, श्वास छोड़ने के लिए दांतों को, जीभ को रिलैक्स करेंगे। इन प्राणायामों को करने से पहले हमको ये सुनिश्चित करना है कि हमारे सांसों की गति सहज होनी चाहिए। लंबी गहरी श्वास लेने के लिए शरीर को, कंधे को या गर्दन को बहुत अधिक तनाव ना दें। सहज रूप से आप गहरी श्वास लें और सहज रूप से आप एक्सेल करें, यानी श्वास छोड़ें। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज के इस विषय में हमारी गुरु माँ हंसा जी के क्या विचार हैं। नमस्कार। बहुत से लोगों को शरीर में बहुत गर्मी लगती है, हमेशा लगता है कि पसीना पसीना आ रहा है, गर्मी गर्मी लग रही है। इसलिए सवेरे उठते से ही थोड़ा सा किशमिश, वो भी रात को अगर भिगोया हुआ हो तो एक मुट्ठी भर के किशमिश अगर खा ली जाए और थोड़ा दूध पी लिया जाए, और दूध ना हो तो कोकोनट वाटर तो ज़रूर पी ले, उससे शरीर में ठंडक रहेगी। दूसरा, ज़रूरी है कि स्नान करते वक्त हम थोड़ा ये एसेंशियल ऑयल के थोड़े ड्रॉप्स डाल दें और फिर स्नान करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर कोशिश ये करें कि हम जब रात को सोने जाते हैं तब भी ध्यान रखें कि आसपास का वातावरण थोड़ा खुला हो, बारियां खुली हो, एसी बहुत स्ट्रॉन्ग ना लगाए हो, बाहर के टेम्परेचर के जैसा ही हो, नहीं तो शरीर में उससे भी काफ़ी तकलीफें हो सकेगी, हड्डियों के दर्द वगैरह। गर्मी वैसे शरीर के लिए अच्छी होती है, मगर गर्मी महसूस करना वो गलत है। गर्मी फ़ायदा करती है, तो बहुत ही ठंडा रूप ना करें, अमुक टेम्परेचर पे ही रखें तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और शरीर की गर्मी बढ़ानी हो तो मन को भी तो शांत रखना ज़रूरी है ना। तो मन में ऐसी हीटेड आर्ग्यूमेंट ना करें, दुनिया को आनंद से देखें, बहुत मज़ा आएगा। नमस्कार। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए अब संस्कृत पाठशाला प्रभाग में आपको कुछ वाक्यों के द्वारा अभ्यास कराते हैं। आप सभी मेरे साथ बोलकर इन वाक्यों का अभ्यास करिए। वाक्य यदि हो, समझे क्या, ज्ञातम किम, इस प्रश्न का उत्तर सुनाओ। एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं श्रावय। एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं श्रावय। वाक्य यदि हो और एक बार सुनाओ, तो संस्कृत में बोलेंगे पुनः एकवारं श्रावय।
पुनः एकवारं श्रावय। गणित का एक भी प्रश्न हल नहीं किया। गणितस्य एकस्य अपि प्रश्नस्य समाधानं न कृतम्। गणितस्य एकस्य अपि प्रश्नस्य समाधानं न कृतम्। ऐसा करोगे तो परीक्षा में क्या होगा? यदि यह कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे एवं चेत परीक्षायां किम भवेत्। एवं चेत परीक्षायां किम भवेत्। क्या कोई भी नहीं जानता? कश्चन अपि न जानाति किम। कश्चन अपि न जानाति किम। यदि कहना हो तुम सब इस प्रकार से अभ्यास करो तो संस्कृत वाक्य बनेगा यूयम एवं प्रकारेण अभ्यासम कुरुथ। यूयम एवं प्रकारेण अभ्यासम कुरुथ। यदि तुमने समझ लिया तो कुछ सुनाओ। यदि त्वम अवगतवान तर्हि किंचित श्रावय। यदि त्वम अवगतवान तर्हि किंचित श्रावय। वाक्य यदि हो आज इतना ही पर्याप्त है तो संस्कृत में बोलेंगे अद्य एतावद एव पर्याप्तम। अद्य एतावद एव पर्याप्तम। इस अनुच्छेद को पूरा करके समाप्त करेंगे। यदि यह कहना हो तो बोलेंगे एतम अनुच्छेदम पूर्णम कृत्वा समापयाम। एतम अनुच्छेदम पूर्णम कृत्वा समापयाम। वाक्य यदि हो कल इसे अच्छी तरह से पढ़कर आना तो बोलेंगे श्वः एतत् सम्यक् पठित्वा आगच्छत। श्वः एतत् सम्यक् पठित्वा आगच्छत। क्या घर पर कुछ पढ़ते हो? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अपि गृहे किमपि पठथ। अपि गृहे किमपि पठथ। की भूमिका निभा रहे हैं। आप देखिए इसी सकारात्मक वृत्त को और हमें दीजिए अनुमति। सोमवार को पुनः होगी आप सभी से भेंट। तब तक के लिए नमस्कार। शुभम कामये। असम के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित रायमोना बोडोलैंग प्रादेशिक क्षेत्र BTR के अंतर्गत 422 वर्ग किलोमीटर में फैला राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान है। असम सरकार ने साल 2021 में रिपुचिरांग वन्यजीव अभयारण्य को रायमोना राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। इस वन भूमि में कभी वन विनाश और अवैध शिकार प्रमुख मुद्दे थे। हालांकि स्थिति काफी बदल गई क्योंकि BTR प्रशासन ने अवैध शिकार और अन्य विनाशकारी गतिविधियों में लगे लोगों को रोजगार प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। आखिरकार यह एक अनुकरणीय उपलब्धि बन गई क्योंकि जो लोग कल तक शिकारी थे वो अब क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। करीब 57 शिकारी आज इस घने जंगल में रक्षक बन चुके हैं। यहाँ पे 2021 के पहले जो शिकारी लोग थे, पोचर्स, जो मतलब जानवर का हंटिंग करते थे, ये पोचर्स लोग को हमने 2021 में हम लोग का जो NGO है रायमोना गोल्डन लंगूर इको टूरिज्म सोसाइटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग उनको मेन स्ट्रीम पे लेके आया। टोटल 57 ऑफ देम। सो ये 57 जो पोचर्स लोग थे पहले जो शिकार करते थे, अभी ये लोग मेन स्ट्रीम पे आके ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं। ये फॉरेस्ट मतलब प्रोटेक्शन के काम में जुड़े हुए हैं बिकॉज दे नो ऑल द रूट्स। शिकारी करते वक्त उनको सब रूट मालूम था। तो अभी ये डिपार्टमेंट के साथ रह के शिकारी को पकड़ने में ये शिकारी लोग एक्स फोर्सर्स लोग अभी हमको मदद कर रहे हैं। 2021 से हो रहे विकास के साथ दुनिया भर से पर्यटक रायमोना घूमने आने लगे हैं। भूटान और नेशनल पार्क के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा सोनकोश नदी हर आगंतुक के लिए एक मनोरम स्थान है। दूसरी ओर लुप्त प्राय माने जाने वाले गोल्डन लंगूर नेशनल पार्क का एक और आकर्षण है। पर्यटकों के अनुसार इस जंगल की यात्रा उनके मन को मोह लेती है। आप पहले क्या काम करते थे?
जंगल में शिकार करता है। शिकार करते थे। कितना सालों से करते थे? 2021 पहले। हाँ। तो 2021 के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी फिलहाल क्या करते हैं? अभी 2021 सितंबर 22 में हम लोग सरेंडर हुआ, जो हमारा रायमना नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था उस टाइम में। हमारा देश इतना महान है, लोगों को जानना चाहिए। ये जो जगह है असम में बोडोलैंड, इसको तो आप इसको नापना नहीं सकेंगे। एक्चुअली यू कैन नॉट मेजर द ब्यूटी, द वार्मथ ऑफ पीपल। इतना अंतरंग, इतना उष्णता है लोगों में, इतना प्यारा है लोग यहाँ पे सब जगह में। और ये जो वादियाँ, ये जो जंगल, ये देख रहा हूँ, मुझे बेहद खुशी हो रहा है। मैं बार बार फिर आना चाहता हूँ यहाँ पे। ऐसे समय में जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है और वन संरक्षण को इसका एकमात्र समाधान माना जाता है, ऐसे में रायमोना संरक्षण मॉडल इस संबंध में एक मार्गदर्शक हो सकता है। कोकराझार से कमल बोरा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।